यदि 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें कि बच्चे अगर 12th क्लास में हैं तो उनके लिए बोर्ड एग्जाम भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम बोर्ड एग्जाम्स को प्रायोरिटी में रखते हुए अगला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अर्थात पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक टुडे। पादपों के जीवन काल को मैं चाहूं तो यहाँ पे प्राणियों भी लिख सकता हूं, मतलब क्या ये सभी जीवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए सही है? हाँ, उन सभी प्राणियों के लिए सही है जो लैंगिक जनन कर सकते हैं। ठीक है, तो पादपों के जीवन काल या जीवों के जीवन काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा गया है। पहला, जनन के पूर्व की अवस्था, पूर्व का काल, अवस्था या काल या समय, इसे क्या कहा जाएगा? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहा जाएगा? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक, इस दौरान क्या होगा? तो हम इसके बारे में एक छोटी सी लाइन लिखेंगे। कायिक वृद्धि का समय, वृद्धि का समय। कायिक वृद्धि अर्थात हम इसको लिख सकते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ का फेज, वेजिटेटिव ग्रोथ का फेज। अच्छा, क्या यहां पर जनन क्रियाएं होगी? पादप जनन क्रिया करने में अक्षम, असमर्थ, अक्षम या नहीं करेगा। पादप जनन क्रिया करने में इस समय अक्षम या असमर्थ होगा। असमर्थ होगा। ठीक है, और क्या होगा? सभी कारिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती का आकार तथा संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। ये दिखाई देगी हमें। तो ये सब कब की है? जनन के पूर्व की अवस्था या प्री रिप्रोडक्टिव फेज। फिर दूसरा फेज आता है पादपों के जीवन काल में, जिसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, इसको क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे जनन काल। ठीक, जनन काल में पादप क्या क्या कर सकते हैं?
तो जनन काल में सिंपल सी घटनाएं हम पढ़ेंगे। पुष्पन अर्थात फूल लगना, फूल लगना, पुष्पन। फिर होगा परागण, पुष्पन परागण, निषेचन, पुष्पन फूल लगना तथा पुष्पों में युग्मक जनन, युग्मक जनन। पुष्पों में युग्मक जनन होगा। फिर क्या होगा? तो फिर परागण होगा। परागण के बाद क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन के बाद बीज तथा फलों का निर्माण, फलों का निर्माण। ठीक, ये सब कार्य कब करेगा पादप? ये हम जनन काल की बात कर रहे हैं। ठीक, चलो भाई। इसके बाद जो तीसरी बात कही जा सकती है पादपों के जीवन काल में या किसी ऑर्गेनिज्म के जीवन काल में, वो कही जा सकती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज अर्थात पश्च जनन काल, पश्च जनन काल। इस काल में क्या पौधे जनन काल में भागीदार रह पाएंगे? नहीं। इस काल में क्या होगा? बीजों तथा फलों का परिपक्वन बीजों का प्रसारण होगा। कायिक वृद्धि संभव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब ये बात किस पर निर्भर करेगी? जब हम इस बात को समझेंगे कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष के भी कुछ सीजन का या कुछ महीने का होता है, 4 या 3 महीने का अगर जीवन काल है, तो उसमें कुछ हिस्सा पादप अपने कायिक वृद्धि को देगा, फिर कुछ हिस्सा जनन काल को देगा और फिर कुछ हिस्सा परिपक्वन को दे करके उसकी जीवन काल समाप्त हो जाएगा। इस केस में तो कायिक वृद्धि संभव नहीं होगी। कब? जनन के पश्चात कायिक वृद्धि की संभावना नहीं होगी यदि जीवन काल लिमिटेड है, सीमित है। परंतु कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल लगभग असीमित जैसा माना जा सकता है, या जैसे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष या 50 वर्ष, और उनमें हर सीजन में, हर साल में या 2 साल में, या कुछ पौधों के खास समय काल होते हैं कि 12 साल में उनमें पुष्प लगेंगे, फल लगेगा, इत्यादि क्रियाएं होंगी। तो मतलब एक अंतराल रहेगा, उसके बाद दूसरी जनन काल की तरफ पौधा अग्रसर होगा। तो कुछ पौधों में ये भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि कायिक वृद्धि संभव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पादप जनन कार्यों में भाग नहीं ले पाएगा, जनन कार्यों में भाग नहीं लेगा। अब जैसे आप और हम जानते हैं आम, जामुन, अभी तो खैर आम का सीजन जाने वाला है, जामुन का चल रहा है, वो भी थोड़े दिनों में चला जाएगा। ये सब जो फल हैं ये हमें साल के किसी खास समय काल में मिलते हैं।
जैसे आम का सीजन गर्मियों का और थोड़ी बारिश तक का भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जामुन का बारिश और ठंड की शुरुआत तक रहता है, कई जगहों पर बारिश में ही मिलता है, कुछ समय तक ही मिलता है। तो इनका जो जीवन काल है, आप देखेंगे कि अगले साल जब फिर यही ऋतु आएगी तब ये जनन कार्य में लग चुके होते हैं। आम में अगर आप बात करें तो पुष्पन होने लगता है उसमें फरवरी मार्च के आसपास। जैसे ही गर्मियों की शुरुआत या ठंड खत्म होने वाली होती है वैसे ही उसमें पुष्पन होने लगता है, फ्लावरिंग होने लगती है, और वो फ्लावर अप्रैल तक आते आते या मई की शुरुआत में फल के तरफ अग्रसर हो चुके होते हैं। तो हमें आम मिलते हैं गर्मियों में। तो इस तरह से साल भर आम के पौधे ने 3 से 4 महीने पुष्पन में दिए, 3 से 4 महीने फलन में दिए, और उसके पहले के 3 से 6 महीने जो थे वो उसको फिर से कायिक वृद्धि के लिए मिल गए। तो उस समय जब पौधा अपनी ऋतु में नहीं है तो पौधा क्या कर रहा है, अपनी ऊर्जा कहाँ पर ले जा रहा है? पौधा प्रकाश संश्लेषण तो कर ही रहा होगा, उसे सूरज की ऊर्जा मिल रही है, उससे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो वो ऊर्जा किस तरफ लगाएगा? पौधा अपनी ऊर्जा लगाएगा कायिक वृद्धि की ओर। क्यों? क्योंकि कायिक वृद्धि कर लो ताकि अगला सीजन आने पे फिर से मैं जनन कार्यों में व्यस्त होने वाला हूँ, ये पौधे को पता है, ठीक है। तो इस तरह से जिन पौधों का आयु काल लंबा होता है और उनमें समय के साथ हर अंतराल के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज, जनन से रिलेटेड एक्टिविटीज अगर होनी है तो बीच के काल का वह उपयोग करेगा, किसमें? कायिक वृद्धि में। उस समय पे जनन कार्य नहीं होंगे, वो अपनी सारी ऊर्जा को कायिक वृद्धि में लगा देगा। कहाँ नहीं लगाएगा? जनन कार्यों में नहीं लगाएगा। तो ठीक है, ये बात तो हो गई कि जीवन काल में 3 हिस्से हम बांट सकते हैं। क्या एक मनुष्य के जीवन काल में भी ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन काल में बचपन का फेज होता है, फिर हम कहते हैं कि जवानी का फेज है, उसके बाद बुढ़ापे का फेज है। तो ये क्या है? पहला वो फेज जिसमें कि रिप्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, और तीसरा उसके बाद का फेज 45-50 के बाद का फेज जब रिप्रोडक्शन नहीं संभव है तो वो क्या कहलाएगा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या आएगी? लैंगिक काल या जनन काल को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे। पादपों के लैंगिक जनन काल को 3 भागों में बांटा गया है। आइए हम इन पे चर्चा करते हैं। 3 भागों में बांटा गया है, लैंगिक जनन काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इवेंट है लैंगिक जनन का उस पे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है निषेचन। ठीक, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन माने फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब कुछ घटनाओं को फर्टिलाइजेशन के पूर्व का कहा गया है, तो इन्हें हम नाम देते हैं पूर्व निषेचन घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, इवेंट्स। और फर्टिलाइजेशन के बाद हो रही है
तो आप इसके लिए आसानी से गेस कर सकते हैं, निषेचन पश्च या निषेचन के पश्चात, निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन पूर्व की घटनाएं, निषेचन और निषेचन के बाद की घटनाएं। तो ये लैंगिक जनन काल को हम या जनन काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पादपों के जनन काल को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हो गए? हम पहले कहते हैं निषेचन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो निषेचन के जो भी चीजें पहले होने वाली हैं उसे हम निषेचन पूर्व घटनाएं कहेंगे, और इस तरफ निषेचन पश्च घटनाएं होंगी, निषेचन के बाद वाली घटनाएं होंगी। ठीक है, तो हमें इन चैप्टर में ये 3 भाग प्रमुखता से पढ़ने हैं। आइए देखें कैसे। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है। युग्मक जनन। युग्मक जनन में हमें 2 भाग में पढ़ना होगा। पहला भाग हम पढ़ेंगे नर युग्मक के लिए, और दूसरा भाग हम पढ़ेंगे मादा युग्मक के लिए। मादा युग्मक जनन, नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन। ठीक, एक तो हो गई युग्मक जनन, दूसरा परागण यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को भी हम क्या मानेंगे? निषेचन पूर्व की घटना। ठीक है, परागण या पॉलिनेशन। फिर निषेचन अपने आप में एक घटना है जिसके थ्रू हमें क्या मिलेगा? जाइगोट। जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण होगा निषेचन से। युग्मनज का निर्माण, ये निषेचन की घटना होगी। अच्छा, निषेचन के बाद की घटनाओं में हमें पढ़ना होता है भ्रूण का निर्माण तथा विकास। निर्माण तथा विकास। अब दुनिया में हम जानते हैं कि जो प्लांट किंगडम में प्लांट पाए जा रहे हैं, किंगडम प्लांटी में जो एंजियोस्पर्म पाए जा रहे हैं, आवृत बीजी पादप पाए जा रहे हैं या पुष्पीय पादप पाए जा रहे हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पादप तथा द्विबीजपत्री पादप। यहाँ पर हमें दोनों प्रकार के पादपों में भ्रूण तथा भ्रूण का निर्माण और विकास पढ़ना होता है। किस किस में पढ़ना होता है? एक बीजपत्री पादप, एक बीजपत्री पादपों में और द्विबीजपत्री पादपों में। पादपों में किसका विकास? भ्रूण का निर्माण तथा भ्रूण का विकास। भ्रूण के बाद में जो दूसरी घटना हमें पश्च निषेचन में पढ़नी होती है वो है बीज का निर्माण और तीसरी है फल का निर्माण। ये तीनों चीजें हमें निषेचन पश्च में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर युग्मक जनन हमने डायरेक्टली ये बात कह दी, लेकिन इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक थोड़े से पढ़ने पड़ते हैं डिटेल में। कौन कौन से पढ़ने होते हैं? तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम पादपों की लैंगिकता का आधार क्या है। तो इसमें हमें ये टॉपिक पढ़ना होगा जो कि पहले उस चैप्टर में हुआ करता था।
पादपों में लैंगिकता, पादपों में लैंगिकता, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के पादप होते हैं लिंग के भेद पर, ठीक है, लैंगिकता पौधों में कैसे समझी जाए। दूसरी चीज हमें पढ़ना होता है पुष्पन की अवधि के आधार पर पादपों के प्रकार, पादपों के प्रकार, ठीक है, और परागण, परागण के प्रकार तथा कुछ युक्तियां, ये सब हमें यहां पढ़ना होगा। तो ये एक चैप्टर का आपके ब्रॉड आउटलाइन है, ये पूरे चैप्टर का ब्रॉड आउटलाइन है, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे आगे चल के। आज सबसे पहले इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसे आप चैप्टर की तरह ही समझेंगे, और अगर ये बेसिक चीजें आपने समझने में लापरवाही की है तो ये चैप्टर आपको बहुत जगहों पे परेशान करेगा। तो प्लीज इस लेक्चर को, इंट्रोडक्टरी लेक्चर को उतना ही इम्पोर्टेंट माने जितना कि ये चैप्टर के हर लेक्चर को मानते हैं। पादपों में लैंगिकता, पादपों में लैंगिकता यानी कि सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? नर तथा मादा, ठीक है। और पुष्पों में लैंगिक भाग, पादपों में लैंगिक भाग किसे माना गया है? पुष्प को। पुष्प को या पुष्पों को पुष्प को पादप का जननांग या लैंगिक जननांग कहते हैं, ठीक। अब इसमें अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। पुष्प जो केवल नर जननांग को धारण करे, जननांग को धारण करे, उसे क्या कहेंगे? उसे पुंकेसरी पुष्प, पुंकेसरी पुष्प। फिर पुष्प जो केवल मादा जननांग को धारण करे,
उसे क्या कहेंगे? स्त्रकेसर पुष्प। अच्छा, इनके लिए और भी शब्द यूज किए जाते हैं। स्टेमिनेट तथा पिस्टिलेट। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। पुष्प जो केवल नर जननांग को धारण करे वो कैसा पुष्प है? पुंकेसरी पुष्प। और जो पुष्प केवल मादा जननांग को या स्त्री केसर को धारण करे उससे कहेंगे स्त्रकेसर या पिस्टिलेट पुष्प। अच्छा, ये दोनों प्रकार के पुष्प कैसे हुए इसके बारे में ध्यान देंगे। यहाँ पर ये दोनों ही प्रकार के पुष्प एक लिंगी पुष्प हैं। एक लिंगी पुष्प, ठीक है। एक लिंगी पुष्प जिसमें केवल एक लिंग हो, या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग, या तो नर जननांग हो या मादा जननांग हो, तो उस प्रकार के पुष्प को क्या कहा जाएगा? एक लिंगी पुष्प। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुष्प जो दोनों जननांग जननांगों को धारण करे कौन से दोनों जननांग? मतलब मेल तथा फीमेल, यानी कि स्त्री केसर तथा पुंकेसर, है ना, को धारण करे उस पुष्प को क्या कहा जाएगा? उभय लिंगी पुष्प। उभय लिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके लिए एक शब्द और दिया जाता है, वो है हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी द्विलिंगी पुष्प। तो ये हम पुष्पों के बारे में बात कर लिए कि तीन प्रकार के पुष्प हो गए, या तो पुंकेसरी होगा या स्त्रकेसरी होगा और उभयलिंगी हो सकता है। सिंपल बातें हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अधिकतर पादप उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। उभयलिंगी पुष्पों वाले होते हैं। ठीक, अधिकतर प्रकार किस प्रकार, अधिकतर पादप उभयलिंगी पुष्पों वाले होते हैं। सिंपल बात, मतलब क्या है? ये कंडीशन दुनिया के ज्यादातर पौधों में पाई जाएगी कि ऐसे पुष्प उस पेड़ पे लगेंगे या वृक्ष पे लगेंगे या पौधे पे लगेंगे जिसमें दोनों जननांग होंगे, दोनों जननांग होंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद कुछ और सिंपल बात थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये तो बहुत सिंपल था। पादप जो द्विलिंगी पुष्पों को धारण करे
करे, उस पादप को आप क्या कहोगे? ऐसा ऐसा पादप जो द्विलिंगी पुष्पों को धारण करे, तो इसे आप कह सकते हो द्विलिंगी या द्विलिंग आश्रयी। द्विलिंगी पादप। ठीक, यहाँ पुष्प था, यहाँ पादप है। दोनों में अंतर समझते हो बच्चों? ठीक है, अब इसी को चलते हैं आगे लेकर के। पादप जो एक लिंगी पुष्प को धारण करे, पुष्पों को धारण करे, ये अब यहां से दो प्रकार के हो जाएंगे। कैसे? एक लिंगाश्रयी एक लिंग आश्रयी तथा पृथक लिंगी। अब इनको बात समझते हैं, यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है अक्सर बच्चों को। एक लिंगाश्रयी को हम कहेंगे मोनोइशियस प्लांट और पृथक लिंगी को कहेंगे डायशियस प्लांट। इसमें समझते हैं मोनोइशियस तथा डायशियस। मोनोइशियस यानी कि एक लिंग आश्रयी पादप। मोनोइशियस अर्थात एक लिंगाश्रयी पादप। जैसे ये एक पौधा हम मान लेते हैं और इस पे कुछ शाखाएं मान लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक, मैं यदि कहूं कि इस शाखा पर केवल नर पुष्प हैं, नर पुष्प हैं, यहां पर भी नर पुष्प हैं, या उल्टा समझ लेते हैं, यहाँ पर जो पुष्प लगी है वो मादा पुष्प है, यहाँ पर भी मादा पुष्प है, ऊपर की सभी ब्रांचेस में यहाँ 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 इतनी सब जगह नर पुष्प हैं। क्या हैं? नर पुष्प हैं। तो ये पुष्प कैसे प्रकार के हो गए? एक लिंगी पुष्प हो गए, मतलब मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। फीमेल फ्लावर इधर मिले, मेल फ्लावर इधर मिले। ठीक, दोनों पुष्प अलग अलग मिले, मतलब एक पुष्प में एक ही लिंग होगा, या तो स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। नर पुष्प अलग तथा मादा पुष्प अलग। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये हमारे पास एक प्लांट है, ये उसकी रूट वगैरह है। ठीक,
ये भी प्लांट है। हाँ, यहां पर क्या होगा कि ये पादप कहलाएगा नर पादप और ये पादप कहलाएगी मादा पादप। नर पादप पे जो भी पुष्प लग रहे हैं वो केवल किस प्रकार के होंगे? केवल नर पुष्प होंगे। और मादा पादप में जो भी पुष्प लग रहे होंगे वो केवल और केवल मादा पुष्प होंगे। इस परिस्थिति को आप क्या कहेंगे? दोनों लिंग अलग अलग हैं और दोनों पादपों पे एक लिंगी पुष्प है। इस पादप पे भी एक लिंगी पुष्प है, उस पादप पे भी एक लिंगी पुष्प है। बल्कि आप तो ये कह सकते हैं कि दोनों पादप लिंग ही अलग हैं, पादपों का ही लिंग अलग है। तो इसे अलग करने के लिए शब्द है पृथक, पृथक लिंगी पादप। लिंगी पादप मतलब प्लांट बॉडी यहाँ पे कितनी है? 2 प्लांट बॉडी है और दोनों के पास अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पृथक लिंगी पादप, इस कंडीशन को कहा जाता है डायोइसी और प्लांट को कहा जाता है डाइशियस प्लांट। डाइशियस प्लांट, यहां तक की बात समझ चुके हम, ठीक है। तो मोनोइशियस कंडीशन भी हो गई और डाइशियस कंडीशन भी हो गई। अब आप मुझे बताइए कि एक लिंगी पुष्प कहां कहां पाए गए? एक लिंगी पुष्प, क्या यहाँ पे एक लिंगी पुष्प है? क्या यहाँ पे एक लिंगी पुष्प है? हाँ, और यहाँ पर भी तो पुष्प एक लिंगी है। तो हम ये मानेंगे, यहाँ पर ये सिद्ध हुआ कि एक लिंगी पुष्प दोनों प्रकार के पादपों में मिलेंगे। दोनों प्रकार के पादपों में मिलेंगे। कौन कौन से प्रकार के पादप? तो यहाँ पर हमने ऊपर नाम लिखा हुआ इनका, एक लिंगाश्रयी पादप, तथा पृथक लिंगी पादप। दोनों प्रकार के पादपों में हमें एक लिंगी पुष्प मिलेंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है सबको? चलो, अब इसके बाद की जो कंडीशन आती है उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पादपों के जीवन काल में पादपों के जीवन काल में पुष्पन कितनी बार हुआ? पुष्पन यदि सिर्फ या केवल एक बार हो तो उस पादप को क्या कहा जाएगा? पादप का जीवन काल हो सकता है 1 साल का हो, 2 साल का हो या 2 साल से भी अधिक का हो। तो हम पादपों के जीवन काल को इस तरीके से बांटते हैं, 1 वर्षीय पादप या 1 ऋतु वाले पादप, उसे हम एनुअल प्लांट कहते हैं। फिर द्विवर्षीय पादप यानी कि 2 साल वाले पादप, फिर
बहुवर्षीय पादप जो कि पेरेनियल कहलाते हैं। 3 प्रकार के पौधे हो गए। 1 वर्षीय, यहां लिख रहा हूं मैं, 1 वर्षीय पादप जीवन काल कितना होगा? 1 वर्ष या 1 ऋतु, 1 ऋतु, ठीक। फिर द्विवर्षीय पादप, कितने वर्ष का जीवन काल? 2 वर्ष का जीवन काल। पहला वर्ष किस कार्य में जाएगा? कायिक वृद्धि में, कायिक वृद्धि के लिए। तथा दूसरा वर्ष जो है वो किस कार्य के लिए जाएगा? जनन में, जनन कार्य हेतु। ठीक। फिर उसके बाद आते हैं बहुवर्षीय, 2 से अधिक वर्ष का जीवन काल, अधिक वर्षों का जीवन काल। दो से अधिक वर्षों का जीवन काल। ये 3 प्रकार के हो गए, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। अब कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ टाइम होता है 2 साल का या 1 साल का, और इनमें पुष्प लगते हैं एक ही बार। क्या लगते हैं? पुष्प एक ही बार लगते हैं। जीवन में केवल एक ही बार पुष्पन होगा, तो उन प्रकार के पादपों को कहा जा सकता है मोनोकार्पिक प्रकार के पादप या मोनोकार्पिक प्लांट। अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? भाई मोनोकार्पिक जो पौधा है वो 3 प्रकार का हो सकता है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन? मोनोकार्पिक प्लांट। साल भर का लाइफ टाइम, जैसे गेहूं है, चावल है, सोयाबीन है, इनका ग्रोथ कितना है? 1 साल का, 1 सीजन का। उनमें पुष्पन कितनी बार होगा? 1 बार होगा, पूरे जीवन काल में 1 बार। तो 1 बार पुष्पम होने वाले पौधों को हम कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। कुछ ऐसे होते हैं जैसे गाजर हो गया, आप चाहें तो एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, वैसे ही आगे आने वाले हैं, गेहूं, धान, सोयाबीन। कुछ ऐसे हो गए जैसे गाजर हो गया, 2 साल की फसल रहती है। पहले साल में उसमें पौधे वगैरह, पौधे की पत्तियां वगैरह बढ़ती है, दूसरे साल में उसकी जड़ को निकाल करके मार्केट में लाते हैं, गाजर हो गई। पुष्पन कितनी बार होगा? 1 बार होगा, ठीक है। फिर जीवन काल लंबा है, 20 साल, 25 साल, 100 साल, इस तरह का जीवन काल है, लेकिन पुष्पन केवल 1 बार होगा। उदाहरण है बांस या बैम्बू। अच्छा, पादपों के जीवन काल में केवल 1 बार यदि पुष्पन हो रहा है तो उसे मोनोकार्पिक कहेंगे। यदि पादपों के जीवन काल में यदि पुष्पन 1 से अधिक बार अथवा प्रत्येक ऋतु में 1 बार हो, क्या हो? पुष्पन हो, तो उस प्रकार के पौधे को हम कहते हैं पॉलीकार्पिक प्रकार के पौधे। पॉलीकार्पिक पौधे अर्थात इनका तो जीवन काल 1 वर्ष से ज्यादा का ही हुआ। उदाहरण के तौर पे आप जानते हैं आम हो गया,
नीम हो गया, जामुन हो गया, ये सब कैसे हैं? इसी प्रकार के पौधे हैं। पॉलीकार्पिक, एक से अधिक बार या प्रत्येक ऋतु में एक बार। आम, जामुन, नीम, इनमें कुछ तरीके के पौधे ऐसे भी पाए जाते हैं जो 12 साल में एक बार खिलते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, कर्नाटक में पाए जाने वाला एक पौधा। अब ये चैप्टर से हट चुका है तो हम उस पर नहीं जाएंगे, पर कुछ ऐसे होते हैं जैसे ये हो गया स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर साल में एक बार खिलते हैं। बहुत सारे पौधे आप जानते हैं इस तरह के जिनके फल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम चर्चा यहीं पर सीमित रहेगी। कल से हम लैंगिक अंग के बारे में बात करेंगे, पुष्पों का जननांग जो है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर को शुरुआत करेंगे, वो है पुष्प। पुष्प से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।